हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप लोगों का एग्जाम आने वाला है कंपनी लॉ का, और फटाफट से कंपनी लॉ की वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने पास्ट एग्जाम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करवा रखे हैं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से कर लिया ना, एकदम एंड तक अगर सारी वीडियोस देखते गए जो भी इस चैनल पे आने वाली है, आपकी 100% कंपनी लॉ की तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे नंबरों से पास भी हो जाओगे। जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियोस के अंदर, उसको ध्यान से लिखते रहना। उसको जितना बोलूंगा उतना तो आपको लर्न करना है। ऐसा मत करना कि सर हम बिल्कुल भी लर्न ना करें, ठीक है? तो ध्यान से वीडियोस को देखते रहना, और अगर अच्छी लगती है वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इस चैनल के ऊपर आपके आगे के जो वो है एग्जाम्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उनकी भी वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो बेटा फटाफट से सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन अ कंपनी एंड उसके करेक्टरिस्टिक्स भी बताओ। कंपनी क्या होता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स बताओ। देखो कंपनी क्या, वॉलंटरीली एसोसिएशन। वॉलंटरीली एसोसिएशन का मतलब क्या है कि लोगों ने खुद से मिलकर बनाई है, किसी ने फोर्स नहीं करा था। तो वॉलंटरीली एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने कंपनी बनाई, ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्पस। बेटा जो भी कंपनी स्टार्ट करता है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, जिस वजह से उसने कंपनी बनाई। तो सबसे पहले वर्ड याद कर लेना, इट इज अ वॉलंटरीली एसोसिएशन। खुद लोग बागों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट करी है। जैसे पब्लिक कंपनी 7 लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं, प्राइवेट कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो 2 लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो 7 लोग थे जिन्होंने पब्लिक कंपनी बनाई, खुद से बनाई, और जो 2 लोग थे प्राइवेट वाले, उन्होंने भी खुद से कंपनी बनाई। वॉलंटरीली एसोसिएशन ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्पस। दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव था कि कंपनी क्यों बना रहे हैं, उसके लिए कंपनी बनाई। दूसरा, एक ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। सबसे पहले ये जो लिख रखी है, ये मैंने अंडरलाइन जो कर रखी है, इसको याद कर लेना। दूसरा क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी क्या होते हैं, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। कौन से एक्ट की बात चल रही है, कंपनीज एक्ट 2013 की बात चल रही है। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो कि 2013 के अंदर बनी है, या फिर कोई प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी है। बेटा कंपनीज लॉज बहुत सालों से बनते आ रहे हैं। एक कंपनी लॉ बना था 1950 में, फिर 1866, 1882, 1930, और लास्ट वाला जो था ना 1956। तो इसको याद कर लेना, लास्ट वाला कंपनी लॉ 1956 में बना था। तो उस लॉ के अंदर जो कंपनीज बन गई थी वो कंपनीज है। जो 2013 के अंदर जो कंपनीज बनी है वो कंपनीज है एज पर द लॉ, एज पर द लॉ, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ द कंपनी। क्या फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी के। बच्चों इसकी हेडिंग्स एकदम ध्यान से याद कर लेना। अंदर का तो कंटेंट मैं आप लोगों को एकदम एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, दिमाग में भर लेना एकदम, और एग्जाम के अंदर फटाफट से लिखे आना। पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। मतलब इनकॉर्पोरेशन मतलब बनती कैसे कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु आर क्रिएटेड बाय रजिस्ट्रेशन अंडर द। तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कंपनी का, किसके अंदर, कंपनी लॉ के अंदर, कंपनी एक्ट के अंदर। तो अगर आपको कंपनी स्टार्ट करनी है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लेना कंपनी एक्ट के अंदर। अच्छा सर पब्लिक कंपनी के लिए कितने मेंबर्स चाहिए बच्चा पार्टी, 7 मेंबर्स चाहिए। प्राइवेट कंपनी के लिए एटलीस्ट बोले तो कम से कम कितने मेंबर्स चाहिए, 2 मेंबर्स चाहिए। अकेला बंदा कंपनी बना सकता है क्या, यस सर बना सकता है। 1 पर्सन कंपनी एज अ प्राइवेट कंपनी, ओनली 1 पर्सन इज रिक्वायर्ड। तो अगर आपको 1 पर्सन कंपनी बनानी है ना, अगर आपको 1 पर्सन कंपनी बनानी है तो 1 पर्सन भी 1 पर्सन कंपनी बना सकता है। तो पब्लिक के लिए 7 मेंबर चाहिए, प्राइवेट के लिए कम से कम 2 मेंबर चाहिए, और 1 पर्सन कंपनी में एक अकेला बंदा भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है एज पर द कंपनीज एक्ट, ठीक है? मजा आ गया दोस्तों। चलो नेक्स्ट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या होता है दोस्तों, हम लोग होते हैं नेचुरल पर्सन, और जो हमारी कंपनी होती है जिसको हमने बनाया वो कैसा पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन है। इसको आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोलते हैं, बिकॉज सर इट इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ गॉड। हम लोग कौन है, भगवान के बनाए हुए, क्रिएशन ऑफ गॉड। और कंपनी कैसे बना रखी है हमने, थ्रू द लीगल प्रोसेस। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इट इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस अदर देन द नेचुरल बर्थ। हम कैसे पैदा हुए, नेचुरल बर्थ से, और कंपनी कैसे पैदा हुआ है, अदर देन नेचुरल बर्थ। इट्स एग्जिस्टेंस टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये कैसे एग्जिस्ट कैसे करती है कंपनी, सर लॉ के थ्रू एग्जिस्ट करती है, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। क्या लिखा हुआ है, इट इज अ लीगल पर्सन बिकॉज इट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ इसको पर्सन मानता है, किसको, कंपनी को। लेकिन कैसा पर्सन मानता है, आर्टिफिशियल पर्सन मानता है। तो लॉ के आइज में ये कंपनी एग्जिस्ट करती है। जो भी तुम अच्छा काम करोगे, बुरा काम करते हो, सब लॉ देखता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी कैन एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन परचेज एंड सेल इट्स एसेट। भैया कंपनी अपने नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी अपने नाम से कोई भी एसेट्स को खरीद सकती है, अपने नाम से एसेट को बेच सकती है, कंपनी अपने नाम से किसी की भी तरफ केस फाइल कर सकती है। इट एक्ट थ्रू अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। ध्यान से देखना, कंपनी कौन चलाते हैं, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किसने अपॉइंट करा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करा था, ठीक है? बहुत बढ़िया।
इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉर्पोरेट विल। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करने का दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने का। भाई आया है सब करवा देगा, टेंशन ना ले रहा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उसको ध्यान से करके जाना। अगर ढंग से अगर आपके 2-3 क्वेश्चंस भी आ गए ना तो बहुत अच्छे से आपकी चीजें डन हो जाएगी। इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी बोले तो डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉर्पोरेट विल। इंडिपेंडेंट मतलब कंपनी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लीगल मतलब लॉ, एंटिटी मतलब पर्सन। कंपनी इज अ लीगल पर्सन एंड इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। जैसे मैंने आपको बताया मैं अलग हूँ, मेरी कंपनी अलग होती है। कौन बोलता था, अकाउंट्स में भी आपने पढ़ा था क्लास 11th और 12th के अंदर, सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल बोलता था ना अकाउंट्स का। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू द कंपनी अलोन। वही कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के किसी मेंबर की नहीं है। एंड द मेंबर्स इंडिविजुअली कैन नॉट क्लेम द ओनरशिप राइट। कोई भी मेंबर ये नहीं बोल सकता कंपनी की प्रॉपर्टी को कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इन द एसेट्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस और इट्स वाइंडिंग अप। तो जब कंपनी चल रही है तब भी कोई मेंबर नहीं बोल सकता कि कंपनी की प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी है। वाइंडिंग अप का मतलब क्या होती है कि कंपनी अपना काम वाम बंद करके छोड़ के जा रही है, कंपनी बंद हो रही है। कोई भी रीजन हो सकता है कंपनी बंद होने का, सर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा हो गई, कर्जे बहुत ज्यादा हो गए, तो कंपनी बिजनेस छोड़ के जा रही है, कंपनी काम छोड़ के जा रही है। तो कोई भी मेंबर ये नहीं बोल सकता कि कंपनी की एसेट्स अब मेरी होगी। कंपनी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट इट्स मेंबर। कंपनी अपने मेंबर्स के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है और मेंबर्स भी केस फाइल कर सकते हैं बच्चों कंपनी के नाम पे। मेंबर्स आर नॉट लाइबल फॉर द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। अरे भाई कंपनी की जो लाइबिलिटीज है ना वो कंपनी भरेगी, कोई मेंबर पैसे नहीं देगा। देयर लाइबिलिटीज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर होल्डिंग्स। देखो जो मेंबर्स है ना उनकी जो लाइबिलिटी है उतनी ही लाइबिलिटी है जितने के उन्होंने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। अभी मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ। उनकी जो लाइबिलिटी होती है ना अनपेड पार्ट की होती है। अभी सुनो नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर जो ना इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी कि कंपनी अपने नाम पर क्या कर सकती है, एसेट्स परचेज कर सकती है, केस फाइल कर सकती है। कंपनी की जो एसेट्स होती है वो खुद की होती है, किसी मेंबर की एसेट नहीं होती। कोई मेंबर ये नहीं बोल सकता कि ये एसेट्स मेरी है, ठीक है। अच्छे लग रहे हैं ना वीडियोस? यस बोल दो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करो ना सर कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही। बात करते हैं परपीचुअल सेसेशन। परपीचुअल सेसेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, इंसान लोग तो मर सकते हैं ना, हम लोग तो ह्यूमन बींग्स है, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी को कोई दिल होता है क्या धड़कना बंद हो जाएगा सर, कंपनी एकदम से खत्म हो जाएगी? नहीं सर, कंपनी नेवर डाइज एक्सेप्ट दैट इट कैन बी ब्रॉट टू द एंड ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ कॉल्ड वाइंडिंग अप। बेटा कंपनी कभी मरती नहीं है, बस उसको खत्म कर सकते हो किस प्रोसेस के साथ, वाइंडिंग अप प्रोसेस के साथ। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। लाइफ ऑफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द इंसॉल्वेंसी, ल्यूनेंसी और द डेथ ऑफ द मेंबर। किसी मेंबर की अगर डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, अगर लाइबिलिटी ज्यादा हो जाती है एसेट से, बोले तो किसी पर्सन का दिवालिया निकल जाए, किसी मेंबर का दिवालिया निकल गया। ल्यूनेंसी का मतलब क्या होता है, कोई मेंबर जो है ना दिमाग से चल गया दोस्तों, उसका दिमाग मतलब पागल हो गया वो दिमाग से, तो कंपनी बंद हो जाएगी क्या मेंबर की वजह से? नहीं सर, कंपनी कभी बंद नहीं होती। इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन व्हेन ऑल इट्स मेंबर्स आर किल्ड। सारे मेंबर्स अगर मर जाएंगे तो भी कंपनी चलती रहेगी वाइल दे आर इन द जनरल बॉडी मीटिंग। तो कंपनी भैया चलती जाएगी, कंपनी कभी मरती नहीं है, ठीक है। इतनी सी बात याद रखना, बिकॉज कंपनी इज द आर्टिफिशियल पर्सन, उसका कोई दिल नहीं है, ठीक है। कंपनी सिर्फ बंद होती है, कंपनी क्या होती है, एंड होती है कैसे, वाइंडिंग अप से, इतना याद रखना। लिमिटेड लाइबिलिटी, अब देखना ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कंपनी कैन बी इधर अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो एक कंपनी हो सकती है अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और एक कंपनी हो सकती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसका मतलब क्या होता है, इफ अ कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, if a company is limited by shares, then the liability of its members is limited only to the extent of unpaid amount of the share. Oh my god, देन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। तो इसकी जो मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है ना वो लिमिटेड है कौन से अमाउंट की, अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स। बोले तो मान लो कंपनी का जो शेयर था वो 10 रुपए का था, मेंबर ने ऑलरेडी कितने पैसे दे रखे हैं, 6 रुपए दे रखे हैं, तो अनपेड अमाउंट कितना है, ओ भैया अनपेड अमाउंट कितना है बेटा, 10 रुपए का अगर शेयर था, मैंने 6 रुपए दे रखे हैं, तो अभी कितने पैसे नहीं दे रखे मैंने कंपनी को, 4 रुपए नहीं दे रखे ना। तो मेरी जो लाइबिलिटी है वो कितने की है, 4 रुपए की। मेरी लाइबिलिटी जो कितने की है बच्चों, 4 रुपए की है, ठीक है। इफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी, if the company is limited by guarantee, then the liability of its member is limited only to such an amount as the individual member has agreed to undertake। अगर भैया कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी, तो मैंने जो बोल रखा है कि मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि कल को अगर कंपनी को लॉस हो गया तो मैं इतने पैसों की भरपाई करूंगा, तो ये क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो मुझे उतने पैसे देने पड़ेंगे। हाउएवर दिस अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द मेंबर्स इन द इवेंट ऑफ कंपनी बीइंग बाउंड अप। बेटा ये पैसे मैं कब दूंगा, जब कंपनी की हालत खराब हो जाएगी, कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, कंपनी का मतलब बिजनेस विजनेस ज्यादा अच्छा नहीं चला, तो कंपनी बंद होने वाली है, कंपनी के ऊपर कर्जा ज्यादा हो चुका है, तो जितना मैंने गारंटी बोला उतना मुझे पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन द केस ऑफ द पब्लिक कंपनीज, वेयर एज इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ द प्राइवेट कंपनीज। तो पब्लिक कंपनी के शेयर हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लो मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर है, मुझे अगर आपका इंफॉर्मेशन मिल जाए डीमैट
डीमैट अकाउंट की तो मैं आपको फटाफट से शेयर्स ट्रांसफर कर सकता हूँ, और बेटा प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो सिर्फ ट्रांसफर कौन सी कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं बच्चों? पब्लिक कंपनीज के शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं बच्चों कॉमन सील की। एवरी कंपनी हैज इट्स ओन कॉमन सील विच इज अफिक्स्ड ऑन ऑल इट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। कॉमन सील का मतलब क्या होता है? ठप्पा ठप्पा जिसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है। बेटा कंपनी अब कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं जिसके अपने हाथ वगैरह जो साइन कर सकती है, नहीं है ना। तो बच्चों कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी ने साइन करने के लिए क्या बना रखी है? अपनी एक कॉमन सील बना रखी है। तो जहां पे भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है, कंपनी के साइन की जरूरत होती है, तो वहां पे क्या लग जाता है? कंपनी का स्टैंप लग जाता है, स्टैंप लग जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन सील। तो एवरी कंपनी हैज इट्स ओन कॉमन सील विच इज अफिक्स्ड, अफिक्स्ड का मतलब लगाई जाती है ऑन ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उस पर सील लगाते हैं, ठीक है। बात करते हैं सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है रे, ठीक है, ओके, समझ में आया। भाई की बात सुन रहे हो? अच्छे से नहीं सुन रहे? भाई की बात अगर अच्छे से सुनोगे पेपर में अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। बातों को फॉलो कर लिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आगे भी तो आपको बीकॉम के एग्जाम्स देने ना, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, 5, 6, बहुत सारे सेमेस्टर्स है, तो मेरा चेहरा आपको बार बार देखने को मिलता ही रहेगा, ठीक है। बात करते हैं सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है। प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इन इट्स ओन नेम एंड मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय इट। कंपनी उसको अपने नाम से मैनेज कर सकती है। मेंबर्स थस कैन नॉट गेट इंश्योरेंस क्लेम ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। कल को कंपनी की प्रॉपर्टी पे बेटा कोई भी चीज हो जाती है, इंश्योरेंस के पैसे आते हैं, तो इंश्योरेंस के पैसे किसको नहीं मिलेंगे? मेंबर्स को नहीं मिलेंगे। उस इंश्योरेंस के पैसे पे भी हक किसका है? कंपनी का ही है। मान लो कंपनी की जो प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर फायर वगैरह लग गई, तो फायर इंश्योरेंस करवा रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आए, तो क्या क्या मेंबर ये बोल सकते हैं ये हमारे पैसे? ना बाबा ना। ये किसके पैसे रे बच्चों? ये कंपनी के पैसे है, तो किसके नाम पे जाएंगे? कंपनी के नाम पे जाएंगे, कोई मेंबर इसको नहीं ले सकता, ठीक है सर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका खत्म हुआ, व्हाट इज द कंपनी एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। और मुझे पता है आप लोगों को एकदम सुपर सुपर मजा आया है इस वाले क्वेश्चन को पढ़ के, और अभी तक मैं मान के चल रहा हूँ 10-11 मिनट हो गए, तो आपको पता चल गया सर कैसे पढ़ाने वाले हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, एक कमेंट डाल दिया होगा कि सर हमें आपकी बातें समझ में आती है, तो प्लीज़ और थोड़ी सी वीडियोज़ भी अपलोड कर दो। अगर आप ऐसी रिक्वेस्ट करते हो तो दोस्तों मज़ा आता है, फिर मैं आपके लिए और सारी वीडियोज़ भी डालता हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज अ कॉर्पोरेट विल? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। व्हेन और अंडर विच सर्कमस्टेंसेस इट इज लिफ्टेड और पीएस। तो बेटा ऊपर वाले क्वेश्चन में सर हमें लर्न क्या करना है ये तो बता दो बच्चों। ये कंपनी की ये वाली डेफिनेशन याद कर लेना, यहाँ तक इतना याद कर लेना, 2 लाइन मैंने आपको बोली, ये 2 लाइनें याद कर लेना। और बेटा ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसकी सारी हेडिंग्स क्या कर लेना, याद कर लेना। अंदर का अभी जो मैंने वीडियो में जो पढ़ाया ना उसको सिर्फ समझ लो, अपनी लैंग्वेज में लिख देना। अभी अंदर की लैंग्वेज रट्टा मारने की कोशिश मत करना। रट्टे सिर्फ किसके मारने बच्चों? हेडिंग्स के रट्टे मारने। कम से कम कितनी हेडिंग्स के रट्टे मार देना? सारी 8 की 8 हेडिंग्स के रट्टे मार देना, बिकॉज बड़ा क्वेश्चन आएगा, कोई सा भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब सर ये जो केस लॉस थे बच्चों, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको केस लॉस भी समझा दूं और आप केस लॉस को समझ के फिर उसको लिख भी आओगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको फटाफट फटाफट बस ऐसा रख रहे हैं कि दिस इज द रिवीजन वीडियो, ताकि आपका फटाफट से एग्जाम निकले। व्हाट इज अ कॉर्पोरेट विल? सर ये कॉर्पोरेट विल क्या होती है, और अंडर विच सर्कमस्टांसेस इट इज लिफ्टेड और पियर्स। कब कॉर्पोरेट विल को हम लिफ्ट कर देंगे, कब कॉर्पोरेट विल को हटा देंगे या खत्म कर देंगे? तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने देखो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम क्या था? इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी। इसमें क्या लिखा था? डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट विल। तो यहाँ पर क्या था? कंपनी अलग होती है, उसके मेंबर्स क्या होते हैं? अलग होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, कंपनी का उसके मेंबर से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी अपने नाम पे एसेट्स को क्या करती है? खरीदती है। कंपनी अपने नाम पे केस भी फाइल कर सकती है। लेकिन बच्चों एक बात समझना, कंपनी का खुद का अपना दिमाग है क्या? नहीं सर। कंपनी कौन रन करती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रन करते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किसने अपॉइंट करा था? शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट करा था। ये चीज मैंने आपको बताई थी। बेटा कल को अगर कंपनी के कोई भी फ्रॉड होता है, करता है, तो सिर्फ केस क्या कंपनी के ऊपर फाइल होएगा? है भैया, दिमाग क्या कंपनी के पास था? सर उसको चलाने वाले जो लोग थे उनको भी हमें पकड़ना पड़ेगा, और वो लोग ये नहीं बोल सकते कि हमारी लाइबिलिटी तो बस लिमिटेड थी। कल को उन्होंने कंपनी जो स्टार्ट करी थी वो सिर्फ फ्रॉड करने के लिए कंपनी स्टार्ट करी थी, तो उनको पकड़ना पड़ेगा, और उनकी पर्सनल एसेट्स को बेच के कंपनी की लाइबिलिटीज को हमें क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तुम सोचो मैंने एक कंपनी चालू करी, ध्यान से समझना, मैं एक अलग पर्सन हूं, कंपनी एक अलग पर्सन है। मैंने कंपनी के नाम पे जो ना बहुत सारे जो ना फेक कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए और लोगों से पैसे ले लिए, और कल को मैं भाग गया, तो एक बात बताओ, क्या कंपनी के ऊपर बस केस चलता रहेगा क्या? अबे कंपनी का दिमाग थोड़ी रहता, दिमाग तो मेरा था। तो लॉ किसको बोलेगी? जाओ इसको पकड़ के लाओ जो कंपनी चला रहा था। तो मैं मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, मेरे को पकड़ के लाएंगे, और मैंने जितनी भी लाइबिलिटीज लोगों से लिया, कर्जे लिया, तो मेरी प्रॉपर्टी को बेच के उनको पैसे दिए जाएंगे। ये होता है कॉर्पोरेट विल। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द टर्म कॉर्पोरेट विल मींस दैट इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी अलग है अपने मेंबर से,
लेकिन जब कॉर्पोरेट वेल उठाई जाती है, जब हटाई जाती है, तो ये माना जाता है कंपनी और मेंबर एक ही है। कंपनी का अपना खुद का दिमाग नहीं था, मेंबर का दिमाग था, और उसने कंपनी को इसलिए चालू करा था फ्रॉड करने के लिए। वेल मींस अ लाइन ऑफ डिमार्केशन, मतलब एक लाइन, एलओसी बॉर्डर की लाइन है कि इस साइड पे कंपनी है, इस साइड पे उसके क्या है, मेंबर्स है, एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू, वन इज द कंपनी एंड अदर इट्स मेंबर। तो मेंबर और कंपनी के बीच में एक लाइन है जिसको बोलते हैं वेल। ठीक है। वेन द वेल इज यूज एज अ मीन्स टू कमिट फ्रॉड, बेटा अब तुमको ऐसा लग रहा है कि हम कंपनी के नाम पे फ्रॉड करते तो कंपनी फंसेगी, हम तो बच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वेन द वेल इज यूज एज अ मीन्स टू कमिट फ्रॉड और रॉन्ग कंडक्ट, देन इट बिकम्स नेसेसरी फॉर कोर्ट टू लिफ्ट और पियर्स द वेल। तो कोर्ट कहती है जो लाइन है ना बीच की, इसको हटाओ, ये जो लाइन है बीच की इसको हटाओ। कंपनी और मेंबर अलग अलग नहीं है, मेंबरों को बुलाओ, मेंबरों को बुलाओ, एंड टू लुक एट द मेंबर्स हु आर बिहाइंड द कंपनी। तो कोर्ट देखना चाहता है कौन है ये लोग जिन्होंने फ्रॉड करा था, कंपनी चलाई थी, एंड टू होल्ड देम लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द कंपनी, और उनको बुलाओ और उनको सजा दो जो कि उन्होंने गलत काम जो करा है। ठीक है। तो लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल और एक्सेप्शंस टू द सेपरेट लीगल एंटिटी कैन बी स्टडीड इन द फॉलोइंग हेड्स। तो मतलब कौन कौन से केसेस है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसके अंदर कॉर्पोरेट वेल को हटाया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन से मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से कंपनी में फ्रॉड हुआ है। ठीक है। तो अब ये सारे पॉइंट्स को, हेडिंग्स को कम से कम याद कर लेना भैया। दो दो ऐसे एक्सेप्शंस है जिसके अंदर कॉर्पोरेट वेल नहीं चलती। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। तो अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, मुझे पता है लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन भाई मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी ना बनाई है, जिसने भी बनाई है मैं तो तुम्हारे भाई हूं, मैं तो तुम्हें आसान करने के लिए आया हूं ना इस चीजों को। अब मेरी बात मान लोगे तो समझ जाना, अगर बात मान लोगे तो पास हो जाओगे, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर स्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, आपको रिलेशनशिप देखना होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का। बेटा होल्डिंग कंपनी कौन होती है, एक बड़ी कंपनी, और उसने किसी कंपनी को परचेज कर रखा है। जैसे मान लो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक खिलौने बनाने वाली कंपनी को परचेज कर लिया, तो वो उसकी क्या हो जाती है, सब्सिडरी कंपनी हो जाती है। मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी को परचेज कर लिया, तो वो ड्रोन जो कंपनी है ना, वो सब्सिडरी कंपनी बन गई किसकी बच्चों, रिलायंस इंडस्ट्रीज की वो सब्सिडरी कंपनी बन गई। तो आपको क्या बोल रहा है लॉ, क्या बोलता है, व्हेन वन कंपनी कंट्रोल्स अनदर कंपनी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज को कंट्रोल करती है। फॉर्मर इज कॉल्ड द, तो बड़ी कंपनी को बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, छोटी कंपनी को क्या बोलते हैं, सब्सिडरी कंपनी। ठीक है। क्या लिखा हुआ है, provides that every holding company shall attach along with its balance sheet and statement of P&L। तो जो होल्डिंग कंपनी की जब बैलेंस शीट बनेगी और प्रॉफिट एंड लॉस जब बनेगा, तो उसके साथ अटैच कर देना कॉपीज किसकी, बैलेंस शीट की और प्रॉफिट एंड लॉस की, सारी सब्सिडरी कंपनी की। क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनीज कैसे कैसे काम कर रही है। तो जब होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, तो उसके साथ कॉपीज लगा देना किसकी, सब्सिडरी कंपनी। अरे इतनी बात अपनी वर्ड्स में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, मैंने उसको समझाया ना, उसको अपनी लैंग्वेज में लिख देना। इन्वेस्टिगेशन इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ एन इंस्पेक्टर हैज बीन अपॉइंटेड ऑफ द कंपनीज एक्ट टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। एक इंस्पेक्टर आया है और वो देखना चाहता है कंपनी में क्या कामकाज चल रहा है, कोई फ्रॉड व्रॉड तो नहीं चल रहा। ही कैन इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ एनी रिलेटेड कंपनीज। तो वो होल्डिंग कंपनी के भी चेक कर सकता है और सब्सिडरी कंपनी के भी अकाउंट्स चेक कर सकता है अंडर द सेम मैनेजमेंट। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज है, जैसे टाटा कंपनी की अगर मैं बात करूँ, टाटा ग्रुप, तो टाटा स्टील भी है, टाटा बेवरेजेस भी है ना, टाटा मोटर्स भी है। ठीक है। बहुत सारी कंपनीज है टाटा की, तनिष्क वगैरह हो गया, ये सब हो गया। तो वो सबके अकाउंट्स क्या कर सकते हैं बच्चों, चेक कर सकते हैं टू चेक द फ्रॉड के कोई भैया कोई मेंबर फ्रॉड तो नहीं कर रहा कंपनी में। फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी, देखो इन्वेस्टिगेट द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट एन इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट द मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी फॉर पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द पर्पस हु हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। बेटा वो ओनरशिप चेक करेगा कंपनी की कि कौन एक्चुअल ओनर है कंपनी का और किसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब किसका ज्यादा शेयर है प्रॉफिट्स के अंदर कंपनी का, कौन सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है कंपनी को, कौन मटेरियली इन्फ्लुएंस करता है कंपनी की पॉलिसीज को, कौन डिसीजन लेता है कंपनी के अंदर, कौन स्ट्रेटजीज बनाता है। ठीक है। वो चेक करने का। मिस इंटरप्रिटेशन इन द प्रोस्पेक्टस, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ देयर इज मिस रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जब एक कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है ना, तो प्रोस्पेक्टस लेकर आती है मार्केट के अंदर, और प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा होता है कि शेयर होल्डर्स हम आपसे शेयर्स के पैसे क्यों ले रहे हैं और इन पैसे को हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने वाले। तो ध्यान से सोचो बच्चों, अगर मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि मेरी कंपनी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, आप मेरे को बोलोगे सर हम 10 लाख तो दे देंगे, लेकिन ये बताओ इस 10 लाख में हमें मिलेगा क्या, हमारे पैसे को कौन मैनेज करेगा और ये पैसे कहाँ कहाँ लगने वाले हैं, सारी चीजें कहाँ पे लिखी होती है, प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो अब तुम सोचो कंपनी ने झूठ झूठ बोला प्रोस्पेक्टस के अंदर, लोगों से क्या ले लिया, पैसे ले लिए और मेंबर लोग उड़ के भाग गए। अब क्या करोगे बोलो। अब हम ये बोल सकते हैं कि भाई कंपनी ने लिए थे पैसे, कंपनी को पकड़ो, नहीं भैया नहीं, कोर्ट बोलेगा सारे मेंबरों को बुलाओ और उनसे पैसे वापस लो।
If there is any misinterpretation in the prospectus, every promoter, director, or any other person who authorizes the issue of such prospectus shall be liable to the investigators who purchase the share on the basis of misleading prospectus. Misleading prospectus मतलब prospectus में गलत गलत बातें बोल रखी थी, झूठी बातें बोल रखी थी, वो आपने बातें करी नहीं और उन बातों को बोल के आपने लोगों से पैसा ले लिया, तो सारे मेंबर्स और प्रमोटर्स जो भी पैसा जिसने लिया है उनसे पैसा वापस लो, ठीक है। कंपनी बोलेगी कंपनी अलग नहीं है, इन मेंबर्स को बोला। फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी, बेटा आपने क्लास 12 के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स, उसमें आपने पढ़ा था कंपनी अपने शेयर्स बेचने के लिए जाती है तो उसके शेयर्स 90% सब्सक्राइब हो जाने चाहिए, अगर 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं होते तो जो पैसे मिले थे उसको वापस करने पड़ेंगे। तो इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, अगर आपको मिनिमम जो पैसे जो चाहिए था पब्लिक से शेयर्स इशू करते टाइम, अगर वो पैसे नहीं मिले विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और एनी सच पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द सेबी, सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी क्या बोलती है, देखो जब भी मेरे को मार्केट में अगर मेरे को अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने तो पहले किससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, मेरे को सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बच्चों मान लो मेरे को पब्लिक से कितने पैसे चाहिए थे, 100 करोड़ रुपए चाहिए थे, तो मिनिमम मुझे 90% पैसे मिल जाने चाहिए, मतलब 90 करोड़ मिल जाने चाहिए। अगर पब्लिक ने मुझे 90 करोड़ पैसे नहीं दिए तो मुझे बाकी के पैसे क्या करने पड़ेंगे, कंपनी को वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर 90% पैसे नहीं आए, मेरे पास 90 करोड़ नहीं आए, मतलब 90 करोड़ से ज्यादा अगर पैसे नहीं आए तो मुझे बाकी सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। द एप्लीकेशन मनी शुड बी रिटर्न, एप्लीकेशन मनी को रिटर्न करना पड़ेगा इन सच टाइम एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब, तो एप्लीकेशन मनी को रिटर्न करना पड़ेगा और अगर कंपनी रिटर्न नहीं करा तो सारे ऑफिसर्स को, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर क्या लग जाएगी बच्चों, पेनल्टी लग जाएगी। फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ओ भाई आपने जो बिजनेस जो चलाने वाले थे, जिस रीजन से चलाने वाले थे, आपने फ्रॉड करके बिजनेस रन करा। इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इट अपीयर्स दैट एनी बिजनेस ऑफ कंपनी हैज बीन कैरिड ऑन विद द इंटेंशन टू फ्रॉड डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, आपका जो कंपनी चलाने का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, लोगों को पागल बनाना, क्रेडिटर्स को फ्रॉड करना, और एनी अदर पर्सन ट्रिब्यूनल ऑन एप्लीकेशन ऑफ ऑफिस ऑफिशियल लिक्विडेटर। अब क्या होता है जब कंपनी बंद होने वाली होती है ना तो एक लिक्विडेटर पर्सन अपॉइंट होता है, कोर्ट की तरफ से आता है, कोर्ट उसको भेजते हैं कंपनीज में, वो कंपनी को चलाने की कोशिश करता है या फिर कंपनी के एसेट्स को बेचकर उसकी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करता है। अगर उसको पता चला कि भाई कंपनी में तो काम सही नहीं चल रहा था, ये सारे मेंबर्स का ऑब्जेक्टिव क्या था कंपनी को चलाने का, कि लोगों को पागल बना के उनसे सिर्फ क्या ले लो, पैसे ले लो, तो कोर्ट क्या बोलेगा, उन लोगों को बुलाओ और उनको बोलो कि पैसे दे, ठीक है। उनके पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचना है तो बेचो, कंपनी के लाइबिलिटीज को पे ऑफ करो। अब जैसे किंगफिशर एयरलाइंस थी, विजय माल्या की अगर हम बात करें तो ऐसे ही तो हुआ था, विजय माल्या के घर को, पर्सनल प्रॉपर्टीज को बेचना पड़ा था ताकि लोन्स के बैंकों के पैसे वापस हो पाए। तो क्या लिखा हुआ है, शैल बी पर्सनली लाइबल विदाउट एनी लिमिटेशन। देखो मैंने क्या समझाया था अभी, मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी फॉर ऑल और एनी ऑफ द डेट और अदर लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी एज अ ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट। तो ट्रिब्यूनल अब क्या बोलेगा, मेंबर्स हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, जितना लॉस करके गए हो सारे पैसे देकर जाओ। डायरेक्टर्स विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, समटाइम्स व्हेन द डायरेक्टर्स थ्रू अ रिटन एग्रीमेंट एग्री टू हैव देयर लाइबिलिटी मेड अनलिमिटेड, कभी कभार डायरेक्टर क्या बोलता है कि मेरी लाइबिलिटी इस कंपनी में क्या है, अनलिमिटेड है, तो भैया ठीक है, कल को अगर लॉस हो जाएगा तो डायरेक्टर पैसे दियो। लाइबिलिटी ऑफ प्रमोटर्स फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, मान लो जो प्रमोटर होते हैं ना, प्रमोटर ये लोग कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने में, मतलब कंपनी को रन करने में, स्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं। तो जब ये कंपनी जब चालू होने वाली थी उससे पहले प्रमोटर ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स कर रखे थे लोगों के साथ, और कंपनी जैसी चालू हो गई, मान लो वो बोलता है कि मैं एग्रीमेंट को पूरा नहीं करूंगा, तो ये बात क्या है दोस्तों, गलत है। प्रमोटर्स विल बी पर्सनली लायबल फॉर ऑल दोस प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी के स्टार्ट होने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट करे थे, प्रमोटर पर्सनली लायबल होगा, विच आर नॉट अडॉप्टेड बाय द कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन होने के बाद कंपनी बोलती है कि हम वो कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं करेंगे, तो प्रमोटर तेरे को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, ये लॉसेस तेरे को देखने पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है बच्चों, अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। अब इसके अंदर पॉइंट क्या आता है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। द कोर्ट विल इग्नोर द सेपरेट लीगल एंटिटी इफ द कंपनी हैज बीन फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ इवेडिंग इनकम टैक्स। अगर कंपनी क्यों बनाई गई थी बेटा, कभी कभार लोग बाग जो है ना फेक कंपनीज बनाते रहते हैं ताकि टैक्सेस से बच पाए, फॉरेन कंट्रीज के अंदर उसके अंदर सारी इनकम दिखाते रहते हैं, बिकॉज उन कंट्रीज के अंदर टैक्सेस बहुत कम लगते हैं, और इंडिया जैसी कंपनी में जहां पे टैक्सेस ज्यादा है वहां पे खर्चे ज्यादा दिखाते हैं ताकि इनकम कम लगे। तो बेटा यहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट क्या बोलती है कि इन लोगों को जो है ना इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, इनकी लाइबिलिटी क्या करो, अनलिमिटेड करो। Defraud or improper conduct. The court has lifted corporate will where the company seems to have been fraud to defraud the creditors. Creditors को पागल बना रहे थे और avoid legal obligations और legal liabilities को क्या कर रहे थे, उससे बच रहे थे, ठीक है, टैक्सेस से बच रहे थे। तो इन लोगों को बुलाओ और इनको बोलो कि टैक्सेस वगैरह पे करें। तो बेटा इसके साथ आपकी जो यूनिट नंबर 1 है ना वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फटाफट से स्टार्ट करेंगे
डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में, कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, स्मॉल कंपनीज क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को क्या करना है बच्चों, सब्सक्राइब करना है, बिकॉज इसके चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज आने वाली है। ध्यान से इन वीडियोज को ही देख लोगे ना आप, 100% आप लोग पास हो जाओगे। और जिसने ध्यान से याद कर लिया तो वो अच्छे नंबर से भी पास हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियोस एचआरएम की भी आएगी, आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, और अभी मैं कंपनी लॉ की तो बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए डालने वाला हूँ। बाय बाय दोस्तों, देखते रहना चैनल को।